हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। सो बेटा यहाँ पे ये जो हम क्लासेस हैं आपके, ये है सीयूटी एग्जाम के लिए। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत डी एंड एफ से ही होती है। वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, पीरियोडिक टेबल के साथ डील करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक की, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज डी एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे सारे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, और साइज का ऑर्डर पढ़ेंगे। इन सारी चीजों से आपका क्वेश्चन आता है। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर अगर मैं मेनली बात करूं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई करता है। तो डी एंड एफ ब्लॉक जो होता है बेटा, उन डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिटवीन लाई करते हैं किसके? एस ब्लॉक के एंड पी ब्लॉक के। तो अगर हमें एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे जाना है तो इसके थ्रू हमें ट्रांजिशन करना पड़ता है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा रीजन क्या होता है इनको ट्रांजिशन बोलने का? दूसरा रीजन है आपका कि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी डी सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। यहाँ पे जो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका वो कैसा होता है बेटा? इनकम्प्लीट फील्ड होता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और हम बात करेंगे कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हैं और लेंथेनॉइड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हमारी सीरीज, ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये आपके सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये जो है बेटा, ये है आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये ट्रांजिशन है और इनको बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है? आपको कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि कौन से इनर ट्रांजिशन सीरीज है और कौन से ट्रांजिशन सीरीज है। तो ध्यान रखना, ये वाले एलिमेंट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, और एफ ब्लॉक एंड आपके जो एफ ब्लॉक में एक्टेनॉइड और क्या है? लेंथेनॉइड, इनको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? इनर क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही लाई करते हैं। अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूं तो लेंथेनॉइड आपका 57 से 71 यहाँ पे लाई करता है लेंथेनॉइड, एंड 89 से लेके 103 वाले जितने भी एलिमेंट है वो आपके यहाँ पे एक्टिनॉइड्स लाई करते हैं। ये होते हैं आपके लेंथेनॉइड और ये होते हैं आपके एक्टिनॉइड। इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही आपके ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं? यहाँ लाई करते हैं। क्लियर है? इसलिए देखो यहाँ पे 71 है, यहाँ 72 है, तो 51 से लेके 71 तक के जितने भी एलिमेंट है वो इस एक बॉक्स के अंदर लाई करते हैं। इन दोनों बॉक्स को यहाँ पे लिखा गया है और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि इनको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इनका जो ब्लॉक जो डिसाइड किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग। आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी सब सेल में एंटर करता है उसके बेसिस पे उसका ब्लॉक डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाता है बेटा? डी सब सेल में एंटर करता है। क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है इसलिए इन सबको क्या बोला जाता है? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाता है बेटा? आपका एफ सब सेल में जाता है। एफ सब सेल में एंटर करता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि कहाँ पे लाई करता है और किसको क्या बोला जाता है। इनको ट्रांजिशन, इनको इनर ट्रांजिशन, ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हमें करना है बेटा यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो डी ब्लॉक के लिए पहले आपको क्या होना चाहिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करना है। कहाँ से कहाँ लाई करती है? इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलते हैं बेटा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जो कि हमें पढ़नी है। हमारे लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, यहां से हमारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर है? इनको हम नहीं पढ़ने वाले, हमें सिर्फ ये ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी है। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज क्या है बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा यूज होती है आपके डी ब्लॉक एंड एफ के अंदर भी और आपके कोऑर्डिनेशन के अंदर भी। आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है? कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो याद कैसे रखोगे? इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको इस तरीके से याद रखना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से याद रखना है कि किसके नीचे कौन आता है। तो याद करने का एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं स्काइला, इसको बोलते हैं, इसके लिए बेटा कोई एज सच कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं इसको आप एज इट इज याद कर सकते हो। कैसे? TIZR&HF। इसको बोलते हैं वो नवाब था। क्या बोलोगे? वो नवाब था। इसको बोलेंगे करमोव। क्या बोलोगे? करमोव। इसको बोलते हैं मंतकरे, मंतकरे। यहाँ बोलेंगे आयरन ने ऑस्मियम को रुलाया, आयरन ने ऑस्मियम को रुलाया। इसको बोलते हैं कोर हीर। क्या बोलोगे? कोर हीर। इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। ये बेटा हमें वैसे ही याद हो जाती है। क्या? देखो कैसे याद करोगे। पहले आता है निकेल, फिर आता है पीडी, फिर आता है पीटी। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये तो पता है कि 3D के अंदर निकेल आता है, पीडी और पीटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे क्या करना है आपको? ये डी है, ये टी है, डी पहले आता है या टी? तो डी पहले आता है, तो इसलिए पैलेडियम पहले आएगा, देन प्लैटिनम आएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमें तीनों सीरीज याद होती हैं। कौन कौन सी? कॉपर, देन एजी, देन एयू। एयू क्या होता है बेटा? गोल्ड। इस तरीके से इसमें भी याद कर सकते हो। देखो पहले कॉपर, ये हमें याद होता है, पहले जी आता है, देन आपका क्या आता है? यू आता है। तो इस तरीके से इस सीरीज को याद कर लोगे। ये हमें याद होती है Zn, CD एंड Hg। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, कब बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट इनको? जब इनके डी सबसेल कैसा होता है? इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड होता है। डी एलिमेंट या फिर मैं बोलूं ट्रांजिशन एलिमेंट होने का रीजन क्या है? इन एलिमेंट्स का डी सबसेल जो है या तो वो इनकम्प्लीट फिल्ड है या फिर पार्शियली फिल्ड है, उस केस में हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। बात करते हैं इन तीन एलिमेंट्स की। तो इन तीन एलिमेंट्स को अगर मैं देखूं तो बेटा यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे इन तीनों की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Zn का क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 30। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d10 4s2। इसका डी सबसेल क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे इसकी बात करूं तो यहाँ पे होगा आपका 4d10 5s2। और अगर Hg की बात करूं तो यहाँ आ जाएगा आपका 5d10 6s2। तो इनके तीनों के, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ध्यान रखना इन तीनों सीरीज के अंदर अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो बेटा वो कौन सा है आपका? वो है आपका ये तीन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तीन एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। सेकंड हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखोगे बेटा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाती हूँ। देखो कैसे करते हैं। आपको पता है पहली सीरीज का हमें याद होना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पे आता है आपका मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इसका हम क्या लिखते हैं बेटा? इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, कितना है बेटा? 2 1। इसका कितना है? 2 2। इसका कितना है? 2 3। इसका कितना है? 2 4। इसका कितना है? 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 28, 29 एंड 30। इनके एटॉमिक नंबर बेटा सबको याद होते हैं। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए क्या करना है? देखो आपको क्या करना है, एस में सब में 2 डालना है, एस के सब में 2 डालना है, बचा हुआ डी डालना है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे आएगा 3d1 4s2, इसका आएगा 3d2 4s2, इसका आएगा 3d3 4s2, इसका आएगा 3d4 4s2, इसका आएगा 3d5 4s2, इसका आएगा 3d6 4s2, इसका आएगा 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2, 3d10 4s2। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, देखो ये तो इसका जनरल हो गया। इन सबके सामने आपको इससे पहले जो गैस आती है वो आती है अर्गन। अर्गन यहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने की है वो क्या है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको फोकस करना है क्रोमियम पे। किस पे करना है, क्रोमियम, इस तरीके से। और किस पे करना है बेटा, कॉपर। ये दो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D सीरीज के फर्स्ट ट्रांजिशन में क्या है, एक्सेप्शन। इसका ये ना होके ये क्या रहता है बेटा, यहाँ पे होता है आपका 3d5 4s1। एक तो याद रखना है, इसमें क्या होता है बेटा 3d10 4s1। बस ये दो केस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। ये बहुत बार पूछा जाएगा कि किस किस में एक्सेप्शन है या किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ध्यान रखना, सबका हमें इजीली याद हो जाता है, इन दो केस को आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स है जो तीनों में हम देख लेते हैं। तो देखो अपना जो जनरल ट्रेंड रहता है, अगर आपको इस तरीके से ये एलिमेंट्स याद हैं तो जो अगर पहले वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है तो आप इसका भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि इन सीरीज को आपको इस तरीके से क्या करना है, याद करना है। यहाँ पे बेटा जो एक्सेप्शन है वो देखो, आपके एक्सेप्शन किस किस में है, एक्सेप्शन है बेटा आपके यहाँ पे, देखो इसके अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है। आपको यहाँ पे रूडियम के अंदर रोडियम, पैलिडियम, एजी, पीटी, एयू, सीयू, इनके अंदर क्या है बेटा, हमारे एक्सेप्शन है। याद रखना है एक्सेप्शन किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 4s0 है, 4s0। देखो आपको क्या करना है, ये तो आपको याद है, इसका तो सेम है, जैसा कॉपर का है वैसे ही मोलिब्डेनम का है। यहाँ पे इसका जो है क्या है, जैसा इसका है वैसा ही इसका है और वैसा ही इसका है। तो ये भी तीनों याद हो जाएंगे आपको इजीली। कॉपर का जैसा है वैसा ही एजी का है, वैसा ही एयू का है। क्लियर है। इसका देखते हैं आप, किसका, निकल। बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे निकल है। तो निकल में इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 3d8 4s2 है, जबकि यहाँ पे 4d10, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, 10 में। तो 4s क्या है, 0। पीटी के अंदर क्या है बेटा, 5d9 6s1। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है, याद रखना है। यहाँ पे एस में 1 करना है, एस में 1 करना है, एस में 1 करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे जो सर्किल किया है, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, इन तीनों का ऊपर की तरह सेम करना है। इसमें क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डी में डाल देना है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो 2 0 1, ऐसे याद करो, एस के केस लिए 0 वो 2 0 एंड 1। इसमें एस में 1, इसमें एस में 1। यहाँ पे तो आपको क्रोमियम और मोलिब्डेनम का सेम होता है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके डी एंड एफ के अंदर। नेक्स्ट बेटा हम बात करें तो इसमें है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे शो करते हैं। पहली है आपकी एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। तो वन बाय वन हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो पहली आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मैं आपको ऑर्डर बताती हूँ। आपने क्या देखा है अभी तक, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, साइज होता है आपका डिक्रीज। क्लियर। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है आपका, साइज होता है इंक्रीज। ये चीज हमें पता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। और इसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका रीजन है। क्लियर है।
लेकिन ध्यान रखना डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो ग्राफ है बेटा कुछ इस तरीके से है, देखो क्या है, पहले हमारा डिक्रीज होता है जो कि होना चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करने, कहां से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था कि साइज क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज। तो जरा देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी साइज क्या होती है बेटा, ये आपकी जो ये ग्रीन कलर में जो दे रखी है मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीन कलर वाली जो लाइन है, ग्रीन कलर लाइन जो है, ग्रीन लाइन, ये आपकी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज। मैं आपको बोल देती हूँ यहाँ पे क्या है, ये 3D सीरीज की लाइन है, क्लियर है। और आपकी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन है, ये बेटा आपकी 4D सीरीज की लाइन है, और यहाँ पे आपकी जो रेड लाइन है वो आपकी है 5D सीरीज की लाइन, क्लियर है। तो देखो क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 3D से आपकी हमेशा रेडियस ज्यादा होगी, किसकी, 3D से हमेशा रेडियस होगी 4D की और 5D की। पहला पॉइंट आपको ये नोटिस करना है, 3D की जो रेडियस है 3D से हमेशा ज्यादा होगी 4D की और 5D की। और क्या नोटिस करना है, देखो यहां से जाने पे आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, यहाँ पे जाके कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमें, मतलब इनका साइज लगभग सेम है, किसका, कोबाल्ट का एंड निकल का। ये क्या बताता है हमें, यहाँ पे इनका दोनों का साइज का रीजन क्या है वो हम देखेंगे, देन वापस से हमारा साइज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो जरा रीजन देखते हैं कि ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्या आते हैं, 3D इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड हमारी इस तरीके से सेल है, देखो समझना बात को, ये है बेटा आपका 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 3D के इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसमें क्या आता है, यहाँ पे आता है 3D1, यहाँ पे आता है 3D2, यहाँ आता है D3, D5, D5, D6, D7, D8, D10 एंड D10, इस तरीके से हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं यहां से यहां जाने पे आपके डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर है, डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो होगा क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक है, यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डी के इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इसको कम रिपेल कर रहे हैं, रिपेल नहीं कर रहे, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल्सन नहीं कर रहे, रिपल्सन इसका, इन इलेक्ट्रॉन्स का इस पर रिपल्सन बहुत कम है शुरू में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे जैसे यहाँ पे बेटा डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, इन केस ऑफ देखो जैसे कोबाल्ट और निकल के केस में 7 और 8 हो गए, ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जैसे ही डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर की, तो बेटा ऑर्डर जो रहेगा आपका, मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है। देखो यहां से यहां जाने पे, कहां से कहां, आपका यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन क्या, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहां से यहां। अच्छा यहां से यहां क्या हुआ है बेटा, देखना जरा, देखो यहाँ पे FeNO और ये, इसके केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट के। अगर दोनों ही इक्वल है तो साइज क्या हो गई है आपकी, साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जानी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल, इज इट क्लियर। आपसे रीजन पूछे तो इन दोनों के केस में क्या हुआ है बेटा, इन दोनों के केस में हुआ है साइज आपका इंक्रीज हुआ है, तो क्या हुआ है यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्या है आपका, जेड इफेक्ट। ये रीजन है आपके इस साइज का कि क्यों हमारी यहाँ पे साइज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं 4D एंड 5D सीरीज की। तो 4D 5D सीरीज में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप वापस देख सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे थी हमारी 3D, क्लियर है, ये है आपकी 4D, ये है आपकी 5D। मैं आपको बताती हूँ कि आपके यहां से यहां जाने पे आपको पता है जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, साइज होता है आपका इंक्रीज, तो बिल्कुल होता है।
तो यहां से यहां जाओगे तो देखो इसका साइज क्या हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब यहां से यहां मूव करते हैं, यहां से यहां जब मूव करते हैं तो साइज जो होती है आपकी, जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल। रीजन क्या है बेटा, रीजन है आपका यहाँ पे, जो रीजन है वो है, रीजन है आपका यहाँ पे क्या है रीजन, आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो साइज बढ़नी चाहिए थी वो साइज नहीं बढ़ती और साइज आपकी ऑलमोस्ट क्या रह जाती है, यहाँ पे इक्वल हो जाती है। तो ये रीजन है आपका, क्योंकि ये देखो पास पास में है बिल्कुल, साइज अपना बढ़ना चाहिए था क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है, लेकिन साथ के साथ हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एफ ऑर्बिटल। एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, साइज अपना इक्वल हो जाता है। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। ये था आपका साइज का ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं आपको बता देती हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आपकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज के। कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देख लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा याद रखना आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, Fe की, याद रखना। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर 3D की बात करूं तो सबसे कम किसकी होती है बेटा, इसकी। तो यहां पे क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम आएगी। तो इस तरीके से याद रखना आप कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहता है। आपको मेनली यहाँ पे यही याद रखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी आयोनाइजेशन सबसे कम है और किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। नेक्स्ट अगर बेटा हम बात करें यहाँ पे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे, देखो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो होता है आपका 3D1, इसमें होता है बेटा 3D2, क्लियर, इसमें होता है आपका 3D3, इसमें होता है 3D4, 3D5 सॉरी, ये एक्सेप्शन है, इसमें 3D5। कहने का मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे करते हैं, वेरिएबल। ऐसा क्यों, इसका रीजन पूछा जाता है बेटा, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं ये, क्योंकि इसके जो ns जो ऑर्बिटल है और बेटा n-1d ऑर्बिटल जो है उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, उसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो बहुत कम होता है। कैसा होता है, लोअर होता है। आपका एनर्जी गैप कैसा होता है, बहुत कम होता है। अगर दो चीजों के बीच में एनर्जी गैप कम है तो वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और जैसे ही इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो इसका बेटा ns और n-d, ns और n-1d दोनों ही बेटा क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर दोनों ही करते हैं तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें आपको याद क्या रखना है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, और Zn जो एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली क्या करता है, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये और स्कैंडियम, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा 3D के अंदर कौन सा मेटल है जो कि ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। तो ध्यान रखना Zn, क्यों, क्योंकि 2+ देने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो बहुत स्टेबल, क्यों, 3D10 4s2, क्लियर है। ये दो निकाल देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3D10 विच इज मोर स्टेबल। तो इसलिए ये क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओनली, क्लियर है। ये थी ऑक्सीडेशन। रीजन क्या है, रीजन है बेटा इसके ns और n-1d के जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, दोनों ही ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
नेक्स्ट है बेटा आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से देखोगे मैं आपको बताती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का क्या फंडा होता है, जैसे मेरे पास Na मेटल है, एक सिंपल सा कौन सा मेटल है, Na। आप सब लोग जानते हो Na के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा Na है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ऐसे में Mg की बात करूं तो Mg के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा Mg है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 बॉन्ड। ऐसे में Al की बात करूं तो Al में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। ऐसे ही इस Al में 3, तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे बेटा, 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर मैं इसको मेल्ट करूं तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, उस जितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा बेटा देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो जरा देख लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्रोमियम का। क्रोमियम के अंदर कितने अनपेयर्ड होते हैं बेटा, 3d, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 एंड 4s1। तो सबसे ज्यादा हमारा किसमें होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और s के अंदर कितना है बेटा 1। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये क्या करता है, 6 बॉन्ड तक बना सकता है। 6 बॉन्ड बनाएगा तो इसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो सबसे ज्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn के अंदर भी बेटा कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा फिर भी कम है। ऐसा क्यों, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये स्टेबल है, तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहता, और बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आपका Cr का होता है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, आपका Mn का होता है। क्लियर है? और ध्यान रखना आपकी 4D एंड 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आपका ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज। तो ये ग्राफ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू याद रहे कि 4D 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर देन 3D सीरीज। नेक्स्ट है बेटा आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सेम ऑर्डर रहता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। मैं आपको बताऊं क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब आपका कोई एलिमेंट है M, क्लियर है, उसने क्या किया है, लैटिस फॉर्म कर लिया। क्या बना लिया है, लैटिस फॉर्म कर लिया। क्लियर है, लैटिस फॉर्म कर लिया। तो क्या होगा, उस लैटिस के अंदर ये M जो है वो M के साथ इस तरीके से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि इसके एक एटम को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसको कितना हीट देनी पड़ेगी, ये होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि आपको पता है ये जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं और लैटिस भी बनाते हैं, क्योंकि ये मेटल है। तो लैटिस के अंदर से आपको उस मेटल का एक एटम निकालने के लिए उसको कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो सेम यहाँ पे ऑर्डर रहेगा बेटा किसका, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का हमने देखा था, तो मेल्टिंग पॉइंट किससे अफेक्ट हो रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आपका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा था। तो सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है क्रोमियम और ये है बेटा आपका Mn। तो ध्यान रखना Mn क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, उसकी एटॉमिक वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कम होगी। क्रोमियम के पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसके एक एटम को निकालने के लिए उतना ही ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा। और इन दोनों की 3D सीरीज की भी और वो सॉरी 4D सीरीज की भी और 3D सीरीज, ये है आपकी 4D सीरीज, ये है आपकी 5D सीरीज, इन दोनों का आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज। याद रखना सेम ऑर्डर आप याद रख सकते हो, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी।
तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ना तो सब्लिमेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो कोई ग्रेजुअल डिक्रीज और ग्रेजुअल इंक्रीज का रहता है, ना ही आपका हाइड्रेशन एनर्जी का होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होता है, कोई ग्रेजुअल डिक्रीज या ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है आपका स्कैंडियम का। ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपका स्कैंडियम होता है, और मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी आती है, आपकी कॉपर की आती है। तो ये आपको डायरेक्ट हम यहाँ से याद रखना है इस ग्राफ से। कॉपर है यहाँ पे, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, स्कैंडियम का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे सबसे कम होता है। ये कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन आपको इन सबको याद करने की नीड नहीं है। आप इस ग्राफ से ये जानो कि किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। क्वेश्चन क्योंकि यहीं से पूछा जाएगा, या तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल या फिर मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपके सामने फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n(n+2). ये आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। और यहाँ पे बेटा n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या होते हैं, n होता है। तो आपको निकालना हो तो कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये है आपके, इसमें पूछेगा आपसे कि बताइए कि यहाँ पे Mn2+ में आप बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू बताइए, क्या होता है इसका म्यू का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं है, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1 2 3 4 5, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन 3d5 4s0 कितने अनपेयर्ड बेटा 5। तो फॉर्मूले में पुट करो 5 की वैल्यू क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से 5 + 2। क्लियर है, ये यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका √35। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये था आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। किसी भी आयन की मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम क्या करोगे, वहां से n की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा बोहर मैग्नेटॉन के अंदर, बोहर मैग्नेटॉन के अंदर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स। यहाँ ये बहुत ही अच्छा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता है कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, समझना इसके कॉन्सेप्ट को, ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं उनके पास क्या है बेटा, उनके पास है आपके डी इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे क्रोमियम की बात कर लेते हैं Cr2+, या फिर हम यहाँ Cr+ ओनली, Fe की बात करते हैं यहाँ पे Fe2+। क्लियर है, इसके लिए मुझे देखो कैसे निकालते हैं, कैसे ये कलर शो करता है मैं आपको बताती हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो क्या होगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आएगा। जब इसकी हम स्प्लिटिंग कराएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे बेटा 2 एंड 3, इस तरीके से। ये हमने डी ब्लॉक में देखा था किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। तो इसको अगर मैं फिल करूंगी तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, हमारे सन से क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। क्या किया इसने, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली इसने। क्लियर है, अब ये जैसे ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइट होके इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, एक्साइटेशन होगा यहाँ पे, एक्साइटेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो किस वजह से कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइट होके ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो वापस से क्या करता है, ये वापस नीचे आता है अपनी एनर्जी को लूज करके, इस तरीके से ये एनर्जी लूज करके बेटा वापस क्या करेगा, नीचे आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये एनर्जी एमिट, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा बेटा, जो एनर्जी एमिट करता है ये उसकी वजह से क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है कंपाउंड के अंदर।
तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो कलर इम्पार्ट जो हो रहा है कंपाउंड में उसका रीजन क्या है, तो रीजन होता है बेटा यहाँ पे रीजन होता है आपका डी ट्रांजिशन। क्या हुआ है? डी ट्रांजिशन। आपसे पूछे कि रीजन क्या है कलर का, तो डी ट्रांजिशन रीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये भी डी से डी इलेक्ट्रॉन जाता है। ये ट्रांजिशन कौन सा है बेटा? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से आपके जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये जो कलर शो करते हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी आता है, कैसे कि अगर बताइए उसने क्या किया है, येलो कलर को एब्जॉर्ब किया है। क्या किया है? येलो कलर को उसने क्या किया है? येलो कलर को एब्जॉर्ब किया है। जो यहाँ से जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है, ये कौन से कलर वाली की है? इसने येलो कलर वाली की है। तो बताइए कंपाउंड किस कलर का शो होगा? तो ध्यान रखना, जो भी कलर वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड शो करता है। जैसे मान के चलो यहाँ से येलो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है, तो बेटा वो पर्पल कलर का दिखाई देगा कंपाउंड आपको। अगर उस कंपाउंड ने ग्रीन कलर की लाइट को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो वो क्या करेगा? रेड कलर का हमें कंपाउंड शो होता है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जिस भी कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारा कंपाउंड क्या करता है? शो करता है। इस ग्रीन वाले वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया है तो रेड कलर का हमें ये दिखाई देगा। अगर वो ऑरेंज वाली वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा तो बेटा वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कलर के लिए कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है तो कंपाउंड हमें किस कलर का शो होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला कॉन्सेप्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट है बेटा आपका कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं ये, तो मैं आपको बताती हूँ रीजन। ये इतना आपको नहीं देखना। देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं ये। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की अगर रीजन जानना हमें, व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास बेटा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो हम कोई कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर क्या है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? ये क्या करते हैं? लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है तो आप सबको पता होगा कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कैटलिस्ट का काम होता है बेटा रिएक्शन को फास्ट कराना। क्लियर है? ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को फास्ट कराना कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देना। क्या कर देना? एक्टिवेशन एनर्जी को। तो देखो इन मॉलिक्यूल्स को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि ये इतने सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं इस रिएक्टेंट को टू लोअर डाउन दिस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अपनी क्या हो जाती है, यहाँ से कम हो जाती है। इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, यहाँ से लोअर डाउन कर देते हैं। ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ड्यू टू एनर्जी गेन, ये यहाँ से एनर्जी गेन करेंगे, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है बेटा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। आपको इतनी एनर्जी चाहिए थी और उसमें से आधी एनर्जी आपको कोई दे दे तो आपकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, तो वही काम करते हैं। तो इसीलिए ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट पार्शियल या इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल की होने की वजह से इट्स सो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं हमारे डी जो ये होते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है इनके एन, ये जो होते हैं एन एस, आपके एन एस और n-1d, इनके अंदर एनर्जी गैप क्या होता है बेटा, एनर्जी गैप क्या होता है, लोअर होता है। एनर्जी गैप कम है तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका रीजन है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मैं आपको बताती हूँ। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल अमाउंट लाइक स्मॉल एटम लाइक HC और Na आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। आपको पता है ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्लियर है? मान के चलो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बन रहा है आपका किसका, Fe मेटल का। ठीक है, तो Fe है, यहाँ पे भी Fe है, यहाँ पे Fe है। क्लियर है? इधर भी Fe है, एक लैटिस फॉर्म कर लिया इस तरीके से, Fe, यहाँ पे भी Fe है आपका इस तरीके से Fe। ये एक हमने क्या बनाया है, लैटिस बनाया है। इस लैटिस के अंदर बेटा अब क्या हुआ है, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, कौन कौन से, C,
आपका H, ये क्या करते हैं इस इंटरस्टिशियल साइड, ये जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस जो है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके ये छोटे छोटे जो एटम है वो ट्रैप हो जाते हैं और इस तरीके से किसका फॉर्मेशन करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ये बात? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। क्लियर है? देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं प्योर एलिमेंट से ज्यादा। दे आर वेरी हार्ड, सम बोरॉइड्स अप्रोच डायमंड इन द हार्डनेस, जो बोरॉइड्स होते हैं आपके वो डायमंड को अप्रोच करते हैं हार्डनेस में, इंटरस्टिशियल की अगर बात करूं तो। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट, ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। कैसे होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? आर केमिकली इनर्ट, जो कि रिएक्ट ही नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा आपका एफ ब्लॉक। यहाँ पे आपका डी ब्लॉक खत्म हो गया, अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको याद कैसे रखना है, पहले तो मैं आपको याद करवाती हूँ। देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो एलए से शुरू होता है। किससे होता है? एलए। एलए बोले तो ये लैंथेनम। और कहाँ पे खत्म होता है बेटा? एलयू, ल्यूटेटियम पे खत्म होता है। ऐसे ही एक्टिनॉइड की अगर बात करूं तो बेटा एसी से शुरू होता है। वो कहाँ से होता है? एसी से। तो पहली बात तो इस सीरीज का नाम लैंथेनॉइड, इस सीरीज का नाम एक्टिनॉइड जो आया है वो किससे आया है? आपका एलए से। एलए फॉर लैंथेनियम, लैंथेनॉइड या फिर लैंथेनियम, और एसी फॉर एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड। इज इट क्लियर? इसको लैंथेनॉइड, इसको एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, इनका हम इनको हम याद करते हैं एक बार के लिए कि किस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रही हूँ, आपको उसके अकॉर्डिंग इनको लर्न करना है। देखो क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम याजवाब लगते हो। लाजवाब नहीं है, क्या है? याजवाब। तो वापस से रिपीट करते हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम याजवाब लगते हो। तो ये थी आपकी लैंथेनॉइड सीरीज। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, आप इसको अपने फॉर्मेट में लिख लेना। क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम याजवाब लगते हो। क्लियर है? ये थी आपकी लैंथेनॉइड सीरीज। जरा देखते हैं आप एक्टिनॉइड सीरीज की भी ट्रिक क्या होती है। तो यहाँ पे है बेटा, थोड़े पापड़ यूं नापो। क्या है? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। क्या याद रखना है? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। तो ये आपकी ट्रिक है, आपको इसको याद रखने की। आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की सीरीज याद होनी चाहिए। अब देखते हैं बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका देखते हैं कि किसमें एफ में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें डी जाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो यहाँ पे जो लैंथेनियम की अगर बात करूं तो वो एफ में आता ही नहीं है, तो उसमें एफ ऑर्बिटल है ही नहीं। तो एफ 0 होता है, 5d1 4s2, ये होता है आपका 5d1 4s2। इधर लिख रही हूं मैं, इसका होता है बेटा 5d1 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? ऐसे अगर मैं सीरियम की बात करूं तो होता है आपका 4f1, आपको होता है 5d1 6s2। क्लियर है? इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका होता है 4f3 6s2, इसका d0 होता है बेटा, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है आपका, है आपका 4f4 6s2, d0 है। 61 की बात करूं तो 4f5 6s2, इसकी बात करूं तो 4f6 6s2, यहाँ पे आता है आपका 4f7 6s2, इसमें आता है 4f7 5d1 6s2, इसमें आता है बेटा यहाँ से 4f9 और 5d, उस 5d होता ही नहीं है इसमें, 4f9 5d होता नहीं है आपका, यहाँ पे आएगा 4f9 6s2। क्लियर है? वापस देखते हैं, यहाँ पे आता है आपका 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f14 6s2,
यहाँ पे आता है 4F14, यहाँ पे आएगा 5D1 एंड 6S2। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, तो देखो डी कहाँ कहाँ है, आपको डी का यूज करना है इसमें, कौन से में, सीरियम के अंदर। और डी कहाँ है बेटा, डी का यूज करना है आपको इसके अंदर, ये क्लियर है। और डी कहाँ है बेटा, और है डी आपका लास्ट में। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। डी देखना है आपको, डी किस में है बेटा, एक तो ल्यूटेटियम में डी है, क्लियर है। एक आपका डी किस में है बेटा, डी है आपका टर्बियम, नहीं सॉरी गार्डोलियम में आएगा, ये किसमें आएगा, गार्डोलियम, यहाँ पे आएगा आपका गार्डोलियम के अंदर आएगा। और डी किसमें है बेटा आपका, डी है बेटा आपका सीरियम के अंदर। इन तीनों में आपका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लेना, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे डी है, देखो एस के अंदर सब में 2 2 2 2 है। आपको एफ का कैसे याद करना है मैं आपको बताती हूँ। एफ में आपका क्या है, पहले है 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। तो इस तरीके से एफ लिख लो पहले, कैसे, पहला है आपका 1 3, 2 नहीं है, 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 12, उसके बाद है आपका 12 के बाद है 14 एंड 14। तो कौन कौन सा मिसिंग है, एक तो आपका 2 नहीं है यहाँ पे, और कौन सा नहीं बेटा आपका, यहाँ पे सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पे सीधा 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 7 8 नहीं है, आपका 8 मिसिंग है। तो इस तरीके से आप एफ कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हो। डी को याद रखना है, डी किस किस में है, और एस के सब सारे के सारे में क्या होता है, एस में 2 होता है। तो ये था आपका लेंथेनॉइड का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, वही एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको बता देती हूँ एटॉमिक और आयनिक साइज का ऑर्डर। तो एटॉमिक और आयनिक साइज की अगर बात की जाए तो आपका 3D में क्या देखा था बेटा हमने, 3D के अंदर क्या था, एटॉमिक साइज में एक ग्रेजुअल पहले डिक्रीजमेंट था, देन कांस्टेंट थी, देन इंक्रीजमेंट था। यहाँ पे क्या होता है आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज होता है आपका, साइज होता है डिक्रीज। कैसा होता है आपका साइज, डिक्रीज। रीजन क्या है बेटा, रीजन है आपका ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो साइज में हमारा ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट दिखाई देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जनरली जो आपके एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ध्यान रखना कितना करते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका +3, जो +4 कर रहा है बेटा, +4 का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये वर्क करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना जो +4 +3 से अबोव वाले, +3 से अबोव वाले रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेंगे, और जो +3 से बिलो वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये बात और ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इनका जनरल 3 है, 3 से बिलो वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, और 3 से अबोव वाले रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज का ये ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में ही। ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने बात कर ली +3। अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं लेंथेनॉइड, तो लेंथेनॉइड की रिएक्शंस देखो, ये है आपका लेंथेनॉइड। आपको पता है जब ये हेलोजन के साथ कंबाइन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, लेंथेनॉइड की, लेंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। हेलोजन की कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा LnH, क्या बनेगा LnH3। तो Ln सॉरी हेलोजन के साथ करता है तो Lnx3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा Lnx3, Lnx3। तो इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा जब भी ये। एक चीज हार्डली इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर +3 हमें पता है तो हम कोई भी कंपाउंड बना देंगे। ध्यान से देखो, जब भी लेंथेनॉइड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है यहाँ पे LnOH का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करते हैं बेटा, यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे LnC2 बनाएंगे, Ln क्या बनाएंगे C2। नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो आपको पता है कि Ln का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है, नाइट्रोजन का भी कितना होता है, चार्ज 3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड बनेगा आपका
LnN टाइप का, तो ये क्या बनाते हैं LnN। जब आपके सल्फर के साथ रिएक्शन करोगे तो आप सबको मालूम है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, Ln का होता है 3 और सल्फर को होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कंपाउंड बनेगा Ln2S3। तो Ln2S3 टाइप के कंपाउंड्स ये बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा बर्न इन एयर, अगर एयर के साथ करोगे तो सेम बनेगा, क्योंकि आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो कितना होता है यहाँ पे Ln2O3। तो इस टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आप कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ये हमारा क्या है एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इसको ढंग से देख लेना। आपका एक्टिनोइड का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी सेम उसकी तरह आपके जैसे लैंथेनॉइड में है। एफ के अंदर क्या याद रखना है मैं आपको बताती हूँ। देखो एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जनरल ट्रेंड के थोड़े से हटके जो एक्सेप्शन केस है, एक आपको याद रखना है बेटा, और एक आपको याद रखना है D1 यहाँ पे होता है ये वाला, यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। बाकी इसका ट्रेंड ऐसे ही रहता है जैसे लैंथेनॉइड का ट्रेंड रहता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3 आपको मोस्टली याद करने हैं, इन तीनों से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। साइज का वही जैसे लैंथेनॉइड के अंदर ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे एक्टिनॉइड के अंदर भी आयनिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट दिखाई देता है आपको एटॉमिक रेडियस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर लिया, साइज में हमारा ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट होता है। यहाँ पे साइज में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरल। जो +4 करेंगे वो क्या करेंगे, एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे सो वो आपके गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका आयनिक साइज, ये भी बेटा हम डिस्कस कर लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एक्टिनॉइड के अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं ये वाले कंपाउंड्स, तो ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरल इनका +3 होता है, तो देखो ये वाले ये सब क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख पाओ इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी है। तो एक्टिनॉइड जो होता है आपका +3 करता है, थोरियम जो होता है +4 करता है। देखो ये वाला प्लूटोनियम और नेप्टूनियम क्या करते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होना है। हमने इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, वो सारे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने CUT पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम आपका आने वाला है तो अच्छे से अपनी तैयारी को रखो। जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ से बार बार इसको देख के आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना पढ़ाया गया है बेटा वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एग्जाम आपको पता है जैसे कि CUT का एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, हमें एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड होती है हमें अगर हम CUT का एग्जाम पास कर लेते हैं। क्लियर है सबको, अच्छे से पढ़ना है, स्कोर करना है 200 आउट ऑफ 200।